नमस्कार, बिहार बैंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान और आपके साथ मैं हूं आज की खूबसूरत सी प्यारी सी सुबह में आपकी एंकर रेखा। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और जब नई सुबह की शुरुआत होती है हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि आपके दिन को खूबसूरत बनाएं, आपके दिन को ज्ञानवर्धक बनाएं। क्यों नज़ीर? बिल्कुल सही कहा। इसलिए हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपकी सुबह को बेहतर और खुशगवार बनाने के लिए हमारा ख़ास कार्यक्रम है बिहार बयान। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनके ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम में अखबारों की सुर्खियों को भी लेना लाजमी होता है, इसलिए हम अखबारों की सुर्खियों को भी लेते हैं और हमारा जो प्रोग्राम शुरुआत करते हैं हम पॉजिटिविटी के साथ, है ना रेखा? बिल्कुल सही कहा आपने। तो और जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि हर सुबह जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में महापुरुषों द्वारा कही गई चंद अनमोल बातें हम आपको बताते हैं अनमोल वचन के माध्यम से, जिसे आप देखें, सुने, पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक सकारात्मक सोच की तरफ लेकर जाइए। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं विशेष मेहमान के तौर पर मोहम्मद मोइजुद्दीन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में। आपके विषय में अपने दर्शकों को बताऊं, आप संयुक्त सचिव हैं खनन विभाग से। जी, बहुत स्वागत है आपका सर हमारे खास कार्यक्रम बिहार बयान में। जैसे क्या कहना कि शुरुआत हम करते हैं, आपकी तालीम कहाँ से हुई और आप रहने वाले कहाँ के हैं? दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नज़ीर साहब, मेरा जन्म स्थान तो नवादा ज़िला के पकड़ी बड़ामा जी ग्राम में मेरी जन्म हुआ, लेकिन मेरी परवरिश और मेरी अपब्रिंगिंग पटना सिटी में हुई और मैंने शिक्षा दीक्षा पटना सिटी में किया। तो मैंने आँख खोला तो पटना सिटी देखा जी। चूँकि जन्म के बाद मेरे माता पिता के साथ मैं पटना सिटी आ गया और पटना सिटी ही में मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरा बचपन गुजरा। शुरुआती तालीम भी पटना सिटी में हुई। मैं सदर गली उर्दू मिडिल स्कूल से मैंने मिडिल स्कूल की तालीम हासिल की। सरकारी स्कूल है, आज भी है। और फिर बाद में मैंने पटना सिटी का MAA स्कूल, जिसे मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल कहते हैं, और काफ़ी ऐतिहासिक विद्यालय है, 1881 का विद्यालय है। वहाँ से मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 8वें से लेकर मैट्रिक तक शिक्षा मैंने ग्रहण किया। बड़ा ऐतिहासिक स्कूल है, बड़े बड़े विद्वान को उस स्कूल ने पैदा किया है। लेट कलीमुद्दीन अहमद, बलीराम भगत, जस्टिस अली अहमद, जस्टिस शमसुल हसन, जस्टिस सरवली साहब, सारे लोग उसी स्कूल से जुड़े रहे। 1881 का स्कूल है, बड़ी ऐतिहासिक स्कूल है। बड़े बड़े महापुरुष से उस स्कूल से बने, तो एक ऐतिहासिक स्कूल है। वहाँ से मैंने स्कूल की शिक्षा पूरी की। उसके बाद फिर मेरा इंटर पटना के BN कॉलेज से हुआ। बिहार नेशनल कॉलेज से मैंने इंटर साइंस से मैंने शिक्षा लिया। उसके बाद BSc और MSc ये पटना साइंस कॉलेज से मैंने किया ना। जूलॉजी में, पुरानी विज्ञान में मैंने MSc किया। बाद में फिर मैंने B.Ed भी किया पटना यूनिवर्सिटी से, लॉ भी किया मैंने। और ये मेरी शैक्षणिक मेरा सफ़र रहा। हमने जाना कि किस तरीके से आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई, किस तरीके से आपने अपने बचपन का जो दिन है वो देखा है। यदि हम बातचीत करें प्रशासनिक सेवा की तैयारी की, तो जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने प्रशासनिक सेवा की तैयारी की, कितना मुश्किल रहा या फिर आसान रहा, और जब आप बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करते रहे और आपकी जब पोस्टिंग हुई, वो कैसा एक आपके लिए अपना अनुभव रहा? देखिए, सभी विद्यार्थी की एक मिशन होता है, कल्पना होता है, उसकी इच्छा होती है, एम्स होता है कि जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उसका एक परिणाम, सही परिणाम हो, जीवन एक अच्छा जीवन गुजरे। इसलिए वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। और विशेष रूप से बिहार तो जाना जाता है
ब्यूरोक्रेट्स का ये स्थल है, ब्यूरोक्रेट्स को पैदा करता है, अफसरान पैदा होते हैं, तो सभी विद्यार्थी लग जाते हैं। उसी तरह मैं भी बीएससी जब मैं कर रहा था पटना साइंस कॉलेज से, उसी दौरान मैंने यूपीएससी की तैयारी का काम शुरू कर दिया साथ साथ, और इधर से बीएससी एमएससी करता रहा, साथ साथ मैं कंपटीशन की तैयारी भी करता रहा। यूपीएससी एग्जामिनेशन मैंने दिया, पीटी मेंस दिया, लेकिन फाइनली जब यूपीएससी नहीं हुआ तो फर्स्ट टाइम मैंने बीपीएससी दिया। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी का जो सिलसिला, एक लंबा सिलसिला था, वो कहीं ना कहीं हमको बीपीएससी में बहुत काम आया, और प्रथम प्रयास में ही मैंने बीपीएससी में प्रशासनिक सेवा में मेरा सिलेक्शन हो गया। और सभी विद्यार्थी मेहनत करते हैं, है ना। असल ये है कि टिके रहना, मेहनत के लिए लगे रहना, और एक प्लान वे में स्टडी करना, और संघर्षशील रहना, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। क्योंकि जब आप बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो उसी तरह से आपका वो प्रयास भी होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। उसी धैर्यपूर्वक लगे रहना है तो परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलती है। कई प्रकार की परीक्षा में हम लोग सफल हुए, है ना। रेलवे में, बैंकिंग में, जनरल इंश्योरेंस भी मैंने ज्वाइन किया। तो कई प्रकार की परीक्षाएं जब निकलने लगती है तो लगातार कई परीक्षाएं निकलने लगती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिसमें चॉइस था मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का, तो मैंने बिहार प्रशासनिक सेवा में वर्ष 1995 में मैंने योगदान किया। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेशर जो होता है पेरेंट्स का कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाएं, अच्छा करें, तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा माहौल था कि कोई मतलब घर में जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको कहते थे नहीं तुम्हें बीपीएससी की ही तैयारी करनी है, यूपीएससी की ही तैयारी करनी है? नहीं, हमारे घर में तो इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था जी। और उस ज़माने में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस बात का ये नहीं रहता था कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये सब बन जाए। लेकिन जो मेरे कॉलेज का माहौल था, पटना साइंस कॉलेज का, तो वो दो ही बातें थी। या तो इंटर में मेडिकल या आईटी साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग आईटी की तैयारी करते थे, और जैसे वो इंटर क्रॉस किए तो फिर वो यूपीएससी की तैयारी में लग जाते थे। तो साइंस कॉलेज का जो परिवेश था हमारे, बहुत ही हेल्दी वातावरण था, बड़ा शैक्षणिक वातावरण था, और उस वातावरण में कुछ न कुछ लोग बन के ही निकले। तो वो जो शिक्षकों का और एक जो अपना जो सर्किल था, उस सब सर्किल के लोग उसी तैयारी में कोई न कोई आज भी भारत सरकार में से लेके बिहार सरकार के बड़े बड़े पदों पे हमारे पटना साइंस कॉलेज के अलुमनाई हैं। तो मेरा जो एक मेंटर था, मेरा जो गाइड था, वो पटना साइंस कॉलेज था, और उसका जो छाप है वो आज भी हम लोग के व्यक्तित्व है। और मैं ऋणी हूँ अपने शिक्षकों का, अपने सीनियर्स का। उस समय के हमारे जो गाइड थे, सीनियर्स थे, टीचर्स थे, तो दे आर वेरी मच अफेक्शनेट, बड़ा गाइडिंग थे, बड़ा गार्जियन से ज़्यादा रोल टीचर्स का था। ये आपने जो बात बताई सर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे करियर को अस्तित्व देने में। और आपने बताया कि आपके कॉलेज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि हम बातचीत करें प्रशासनिक सेवा में जब आपका चयन हुआ, जब आपकी पोस्टिंग हुई, कई जिलों में आपने अपनी सेवाएं दी है, विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने अपनी सेवाएं दी है, तो क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? देखिए, शुरुआती दौर में पहले बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रखंड अंचल से उसकी शुरुआत होती थी। एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापन होता था, है ना। अभी तो अनुमंडल से प्रारंभ होते हैं, ब्लॉक अंचल के रेवेन्यू और ग्रामीण विकास कैडर अलग बन गया है। लेकिन हम लोग के ज़माने में वो प्रखंड अंचल से हम लोगों ने शुरुआत किया, मैंने भी शुरुआत किया। और सबसे पहले मैंने नालंदा ज़िला बिहार शरीफ में योगदान दिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हमारी नालंदा ज़िला में हुई। उसके बाद से फिर उस समय रांची में श्री इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, वहाँ पे हम लोग की बेसिक ट्रेनिंग हुई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वहाँ हम लोग की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद से फिर मेरी पोस्टिंग जो है, फर्स्ट पोस्टिंग हमारी नालंदा ज़िला के ही अस्थामा ब्लॉक में एज ए अंचल अधिकारी हुआ। मैंने एज ए BDO के रूप में भी काम किया। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ, किशनगंज ज़िला गया मैं, वहाँ पर एज ए अंचल अधिकारी किशनगंज सदर रहा, BDO CO के चार्ज में रहा। और उसके बाद फिर
बाद के दिनों में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के 82 सब डिवीजन में अनुमंडल दंड अधिकारी के रूप में मेरी पदस्थापन हुई और वहाँ भी मैंने 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। उसके बाद फिर मैं पटना ज़िला में एडीएम भी रहा, आपदा प्रबंधन देखा मैंने, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के प्रभार में मैं रहा। उसके बाद 2 माननीय मंत्री का मैं आप सचिव भी रहा। उसके बाद फिर अल्पसंख्यक वित्त निगम में मैं प्रबंध निदेशक के पद पर रहा। अभी वर्तमान में मैं खान एवं भूतत्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। तो एक लंबा सफ़र है प्रशासनिक सेवा का। और शुरुआती दौर में जब मैंने सेवा में योगदान किया तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि, और मैं अपने सारे जूनियर ऑफिसर्स को भी कहता हूँ कि प्रशासनिक सेवा में आने का जो उद्देश्य होता है वो समाज सेवा होता है। जो पदाधिकारी समाज सेवा से प्रेरित होते हैं वही प्रशासनिक सेवा में सफल हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक सेवा का जो विषय होता है वो कोई सीमित विषय नहीं होता है, बहुत वाइड एंगल होता है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स होता है। और समाज के हर विषय वस्तु पे हम लोगों को अपना योगदान करना पड़ता है। आम जनता को की सेवा करनी पड़ती है, उनके कल्याण के लिए कार्य करना पड़ता है। तो जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका सोशल वेलफेयर का ओरिएंटेशन है, वही लोग कामयाब होते हैं, आगे कामयाब हो सकते हैं, कामयाब होते हैं। ऐसे इतना ज़्यादा डिपार्टमेंट, इससे पहले आप माइनॉरिटी में थे जैसे आपने बताया, उससे पहले आप मिनिस्टर्स के पीएस भी रह चुके हैं, आप इतनी सारी जिम्मेदारी, कभी कुछ चैलेंजेस रहा आपके लिए कि नहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आप लगता है ना कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो कोई ऐसा वक्त आया आपके साथ? चैलेंजेस तो आता ही रहता है और हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंज है, हर सेवा में चैलेंज है, व्यवसाय में भी चैलेंज है, हर जगह चैलेंज है। मनुष्य जब पैदा हुआ है तो चैलेंज के साथ पैदा हुआ है और यही सुंदरता है। और चैलेंज मुझे भी आया बहुत जगह, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन फेस करना पड़ा, कई जगह पर पब्लिक का मूवमेंट जो है उसको आक्रोश को फेस करना पड़ता है, तो वो सब चैलेंजेस फेस करना पड़ा। विशेष रूप से एसडीएम ग्रुप में जब मैं था पूर्णिया में 82 सब डिवीज़न में, तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी कई बार आया। उसको हम लोगों ने उस चैलेंज को फेस किया। मैं शुरुआती दौर में जब किशनगंज में सीईओ था तो वहाँ जो 4 लेन अभी आप देख रहे हैं बना हुआ, जो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो पूरे 6 लेन का एक्सपेंशन हुआ। उसमें बहुत सारी धार्मिक संस्थानें, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, कई चीज़ें को विस्थापित करना पड़ा, लेकिन वहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और आम पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोगों ने वो 4 लेन जो डीम प्रोजेक्ट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आज आप जाके देखेंगे पूर्णिया से सिलीगुड़ी तक जो नॉर्थ ईस्ट का जो 4 लेन है, 6 लेन, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी आवागमन का साधन हो गया और विकास हो गया और काफ़ी क्षेत्र का विकास हुआ है। तो ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर की भी आती रही। कई जगह जब बीडीओ के रूप में था तो डेवलपमेंट की समस्या आई, किस तरह से लोगों को आवास दिया जाए, इंदिरा आवास दिया जाए, किस तरह लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाए। तो हम लोगों ने कैम मोड में काम किया, आम जनता के माने प्रशासन जनता के द्वार पर, इस मोड में हम लोगों ने काम किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। इसलिए हम लोग हमेशा गांव में ही कैंप करके इस मोड में काम किया करते थे। चाहे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी पेंशन का आवेदन लेना हो, सैंक्शन करना हो, ये हम जब एसडीओ भी थे तो सारे बीडीओ का हम डिफरेंट ब्लॉक्स के विलेज में कैंप करा के हम लोगों ने उसका काम किया। और उस ज़माने में मैं जब एसडीएम था 36,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन मैंने स्वीकृत किया। एसडीएम को उस वक्त पावर था सामाजिक सुरक्षा पेंशन करने का। उससे बहुत रिकॉग्निशन मिलता है, लोगों का बहुत प्यार मिलता है। और आज भी हमारे पूर्व पदस्थापन के जो कुछ लोग हैं वो जुड़े रहते हैं। आज भी उनका छोटा मोटा जो काम होता है, जो जुनून काम होता है, कहीं ना कहीं जो लोग कोई मामला आता हो मजबूर होते हैं उनको मैं मदद करता हूँ, वो भी करता हूँ। तो ये एक लोगों का विश्वास बहुत ज़रूरी है। जी। ऐसा कहते भी है ना सर कि यदि आप काम को पीछे छोड़ दें, लेकिन यदि आप काम करने वाले वाकई इंसान हैं तो काम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। तो वो व्यक्ति जिनका आपने काम किया, जिनकी आपने मदद की अपने काम के माध्यम से, वो हमेशा आपको एक सम्मान देते रहें और आपके पीछे आते रहें। यदि हम बातचीत करें जब आपने पटना में ज्वाइन किया, क्योंकि राजधानी है,
हमारे बिहार की राजधानी है पटना, आपने यहाँ एडीएम के पद पर भी अपनी सेवा दी है। तो उन दिनों की बात करना चाहूँगी जब आप यहाँ पर आए पटना में, आपने अपनी सेवा देनी प्रारंभ की, उस समय किस तरह की चुनौतियाँ आपने देखी? देखिए, पटना में मेरी पोस्टिंग जो है वो एडीएम आपदा प्रबंधन के रूप में हुई थी, और फिर बाद में मुझे एडिशनल चार्ज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का मिला। तो पटना ज़िला अपने आप में बहुत चैलेंजफुल है, चैलेंजिंग है, और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी को एक बार पटना ज़िला में पदस्थापन जरूर होना चाहिए, क्योंकि पटना ज़िला का जो मोडस ऑपरेंडी है, यहाँ जो काम करने का जो अवसर है वो अन्य ज़िलों से कुछ ज़्यादा ही अवसर है। क्योंकि पटना राजधानी होने के नाते आए दिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आता है। यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद है, उसकी लगातार बैठक होती है, सत्र चलता है। तो सत्र के दौरान भी पटना जिला प्रशासन को विधि व्यवस्था संधारण करना पड़ता है। उसके बाद पटना ज़िला में मैं आपदा प्रबंधन के एडीएम के रूप में मेरी मूल पदस्थापन थी। तो आपदा भी यहाँ काफ़ी चैलेंजिंग है पटना का, चूँकि पटना में कई घाटे हैं, पूरे पटना ज़िला में अधिक संख्या में घाटे हैं, और आए दिन डूबने की समस्या आती रहती है। कुछ बरसात के दिनों में ड्रेनेज का प्रॉब्लम आता है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम आता है, अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंजफुल था, और मैंने आपदा प्रबंधन का जो मूल जो भूत सिद्धांत है वो पटना में ही आके मैंने सीखा। और उन दिनों आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी मैं जुड़ा रहता था, और जो आपदा के एक्सपर्ट थे जैसे हमारे व्यास सर थे उस समय उपाध्यक्ष, तो उनसे बड़ी सीखने का मौका मिला हम लोगों को। आपदा को किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए, किस तरह से रिस्क को रिडक्शन किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। पटना में बड़ा बड़ा आयोजन होता है, छठ महापर्व, ये बहुत बड़ा आयोजन है पटना ज़िला में, और उसके लिए हम लोग 3 महीना 4 महीना से पहले ही हम लोग उसकी छठ की तैयारी करते हैं। पूरे घाट की सफाई से लेके और ड्रेनेज इश्यूज, सारी स्वच्छता का व्यवस्था करना, प्रकाश का व्यवस्था करना। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उन सबको घाट पे पूजा करने का अवसर प्रदान करना, उनको सुरक्षित माने पर्व को मनाना, ये बड़ा चैलेंज है। तो कई विभागों का इसमें कोऑर्डिनेशन होता है ना। बुडको का कोऑर्डिनेशन होता है, नगर निगम का है, पटना ज़िला प्रशासन है, हेल्थ विभाग है, बिजली विभाग है, पूरा कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करते हैं। और वो जब वो पर्व गुजर जाता है शांतिपूर्ण ढंग से, तो हम लोग को बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी, डिज़ास्टर पे अगर हम बात कर लें कि आप जब डिज़ास्टर में एडीएम थे आपदा में, तो उस वक्त क्या मतलब जो इतने सारे हमने बात करी अभी कि फ्लड्स का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ड्रेनेज का, बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती है, उस वक्त क्या मतलब कुछ ऐसा कोर्सेज़ वगैरह भी चलाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ या कुछ डिप्लोमा कोर्सेज डिज़ास्टर में, ताकि जो बच्चे हैं, यूथ हैं, तो वो बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिले? इस तरह से कुछ कोर्सेज आप लोग करवाते हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन में अब तो आपदा स्कूल के बच्चों को भी आपदा प्रबंधन उनके टेक्स्ट में है, आपदा प्रबंधन की बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। और इग्नूस में भी डिप्लोमा कोर्स है आपदा प्रबंधन का, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में भी है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपदा प्रबंधन का कोर्स चलाया जाता है, और स्कूली जो पुस्तकें हैं उसमें भी आपदा प्रबंधन की जो मूलभूत सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, वो भी दी जा रही है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग यानी ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कार्य करता है, और वो विभाग को गाइडलाइंस देता है, पदाधिकारी को प्रशिक्षण करता है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा पूरे पंचायती राज व्यवस्था में जितने प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य लेके मुखिया, ज़िला परिषद सदस्य, उसके बाद वार्ड कमिश्नर, इन सारे लोगों को, नगर निकाय के लोगों को भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग का, उनके क्षमता वर्धन का काम किया गया कि कैसे आपदा को रोका जा सके, कैसे आपदा का न्यूनीकरण किस तरह से किया जा सके, रिस्क रिडक्शन किस तरह से किया जा सके। ये बेसिक ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सेफ स्विमिंग एक प्रोग्राम है उनका, जो नदी के किनारे गांव हैं, उनके
बच्चों को सेफ स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। जिस तरह से बांग्लादेश में सेफ स्विमिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ कि वहाँ ड्राउनिंग का केसेस, डूबने से मरने का केसेस कम हो गया, उसी पैटर्न पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहाँ पर सेफ स्विमिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है और लगातार उनका क्षेत्र में लोगों को क्षमता वर्धन, उनका प्रशिक्षण कराया जाता है, आज भी कराया जाता है। जी सर, यदि हम बात करें आपके वर्तमान विभाग की, चूँकि आप अभी अपनी सेवा दे रहे हैं खान और भूतत्व विभाग में, आप संयुक्त सचिव के पद पे कार्यरत हैं। चूँकि हम बात करें उन दिनों की जब बिहार और झारखंड अलग हुआ, तो एक मानसिकता लोगों में थी और ऐसा लोग कहते थे कि जो हमारी खनिज संपदा है वो झारखंड चली गई और हमारा जो कृषि योग्य भूमि है वो बिहार में रह गया। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा नुकसान हुआ खनन के मामले में, और हमारी जो खनन में प्राकृतिक संपदा है उसमें हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। आप चूँकि अभी इस क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, जानना चाहूँगी कि यदि हम देखें कितना समृद्ध है हमारा बिहार, यदि हम खान की बात करें, यदि हम माइनिंग की बात करें, इस क्षेत्र में कितना समृद्ध है हमारा बिहार? देखिए, ये बात सही है कि जब झारखंड अलग हुआ बिहार राज्य से, तो चूँकि सारा खनन उधर ही था, है ना, माइंस उधर ही था। लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार में भी जैसे अभी तो हमारे यहाँ जो माइनर मिनरल्स है, लघु खनिज है, बालू है ना, उसके बाद हमारे पास पत्थर है, बालू है, तो इसका तो खनन हो ही रहा है। और इसमें हम लोगों ने अभी वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2650 करोड़ सरकार को राजस्व दिया गया खनन विभाग के द्वारा, जो सबसे अधिकतम है। तो लगभग 2700 करोड़ का राजस्व की उगाही की गई खनन के द्वारा। और इसमें अभी बहुत स्कोप है माइनिंग में। जो मेजर मिनरल्स हैं बहुत तरह के, अभी जैसे कोल भी हमारे यहाँ है, उसके अलावा और भी पोटाश अलम है, उसी तरह से और भी मेजर मिनरल्स है क्या यहाँ पर सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। और भागलपुर है, नाथनगर है, जमुई है, बहुत से ज़िले हैं जहाँ पे मेजर मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं सर्वे में। अभी उस पर प्रक्रियाधीन है, आगे की सब कार्रवाई हम लोग विभाग के स्तर पे बहुत तेज़ी से कर रहे हैं कि जो मेजर मिनरल्स है उसका एक्सप्लोरेशन कैसे हो। इसके लिए हम लोग कई जैसे SBI कैप है, इन सब एजेंसी का भी हम लोग सेवा ले रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग मेजर मिनरल्स का भी एक्सप्लोरेशन और उसका माइनिंग स्टार्ट करेंगे। इससे और भी अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति सरकार को होगी। तो स्कोप तो है, हम लोग कर भी रहे हैं, विभाग के स्तर पे किया भी जा रहा है। इससे पहले इससे पहले आप माइनॉरिटी में थे और वहाँ पे जो स्कीम्स की अगर हम बात कर लें, प्री स्कॉलरशिप, पोस्ट स्कॉलरशिप, उसमें क्या आपका योगदान था और क्या किस तरीके से आप लोग काम कर रहे थे, कैसे बच्चों को अवेयर कर रहे थे? माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के मैं माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम में मैं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत था। वहाँ पे 2 मेजर स्कीम्स थी। एक मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना थी जिसमें के 5 लाख तक बेरोजगार युवाओं को रोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता था। और एक मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना थी जिसके तहत युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराया जाता था। बिहार सरकार, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं से CDAC है, नाइलेट है ना, इस तरह से ट्रेनिंग उनको करवाया जाता था। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के कोऑर्डिनेशन से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित है। और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा आवंटित किया जाता था। और उसे मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं लोग, उनको ये ऋण के रूप में दिया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना और श्रम शक्ति योजना ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की थी जो वित्त निगम के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा
प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप्स भी प्रदान किया जाता है। और एजुकेशन लोन जो शिक्षा ऋण है जी। वो भी पहले अल्पसंख्यक वित्त निगम के द्वारा दिया जाता था, लेकिन चूंकि अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम आ गई सरकार की, तो इसलिए अब क्रेडिट कार्ड के द्वारा स्कीम शिक्षा ऋण योजना दिया जाता है। लेकिन अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, है ना, जिसमें जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं और सिख भी आते हैं, है ना, और मुस्लिम समुदाय भी आते हैं। इन सारे जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स आज भी संचालित हैं। तो वहाँ भी काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला हमको। अल्पसंख्यक वित्त निगम के द्वारा मैंने जो सरकार की आवंटित राशि थी उस राशि का 100% मैंने वितरण करवाया और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाया। और काफ़ी मैंने 3 साल का कार्यकाल था हमारा, वो बहुत संतोषप्रद रहा। और मैंने कैंप कराया ज़िले में, कैंप करा करके कैंप मोड में वो कागजीकरण का काम, डॉक्यूमेंटेशन का काम, लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ये कैंप मोड में ज़िला में सारे बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोगों ने करवाया। इससे जो है वो काफ़ी प्रगति हुई। मतलब जिस विभाग में रहें, जहाँ भी रहें, आपने बेहतर काम किया और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। जी, यही मकसद मुझे लगता है कि जब लेके हर अधिकारी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी योजनाओं का जो लाभ होता है वो लोग ले पाते हैं। यदि आप शिक्षा की बात करें या कोई भी योजना की बात करें, जब तक उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं होता है तब तक लोगों के बीच वो योजना का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया और लोग लाभान्वित हो सके, इसके लिए आपने काम किया। यदि हम माइनिंग की बात करें, खनन की बात करें सर, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं आपको पता चलता है, एक सर्वे के अनुसार पता चला कि हाँ इस क्षेत्र में माइनिंग करना आवश्यक है क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी संपदाएं मिलेंगी। कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब आप खनन के लिए जाते हैं आपको जलवायु का भी ख्याल रखना है, आपको मौसम का भी ख्याल रखना है, आपको पर्यावरण का भी ख्याल रखना है, और सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो सामाजिक स्तर को पर चुनौती हो जाती है। तो ये किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? देखिए, खनन जो है अब ऐसा नहीं है कि खनन विभाग अपने पदाधिकारी से सीधे खनन कराता है या जो लेसी है उनको देता है। देखिए, खनन में पहले ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में DSR बनता है ना, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बनता है। तो वहाँ उस सर्वे रिपोर्ट में SOP है उसके बनाने का कि वहाँ खनन हमारा है कितना है, उसकी माइनिंग क्वांटिटी क्या है और उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें DSR में आती हैं। पूरा एरिया, उसका टोपोग्राफी सब कुछ आता है। तो पहले तो DSR बनता है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बनता है। और जब DSR बन जाता है तो उसके बाद हम लोग जो है वो उसका जब ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन भी अब ऑक्शन होता है, कोई मैंने ऑक्शन होता है, ऑनलाइन ऑक्शन होता है। ऑनलाइन ऑक्शन उसका होता है, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिया गया ऑनलाइन ऑक्शन करने के लिए। और ऑनलाइन जब ऑक्शन हो जाता है तो उसके बाद ऑक्शन के बाद जो है वो उनके जो लेसी हैं जिन्होंने लिया है निविदा, उनको फिर सारी राशि जब जमा कर देते हैं उसके बाद उनको माइनिंग प्लान बना के देना पड़ता है। अच्छा। तो माइनिंग प्लान जो है वो बना के देते हैं। माइनिंग प्लान जब वो सिया है ना, स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की, सिया है। सिया के वेब पर वो अपलोड करते हैं माइनिंग प्लान। माइनिंग प्लान सिया फिर वो देखते हैं, उनका पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि वहाँ पर क्या इम्पैक्ट्स पड़ेगा, लोगों के स्थानीय जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लांटेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ेगा, वो सब जो है वो सिया देखते हैं। उसके बाद जो है उनका असेसमेंट होने के बाद तब उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है, EC कहते हैं, है ना। उसके पहले टॉर मिलता है तब EC मिलता है। तो फाइनली जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है तभी विभाग जो है उनको माइनिंग करने का उनको आदेश देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, उसमें NGT का रोल है, NGT का गाइडलाइंस है ना। बहुत लंबी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया, चूँकि पर्यावरण का समस्या है ना। और सबसे बड़ा जो इशू है वो क्लाइमेट चेंज का इशू है, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स का, एनवायरनमेंट का इशू है। इसलिए
वो जब ईसी मिल जाता है सिया के द्वारा, है ना, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी उनका वो NOC टॉर लेना देते हैं, वो भी एनओसी मिलता है। तो ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तभी हम लोग माइनिंग की अनुमति देते हैं। जी, हमने बात कर ली ऑफिशियली बहुत सारे डिपार्टमेंट की, खास कर अभी की जो आप जिसमें प्रेजेंट है वहाँ भी। सोशली अगर हम बात कर रहे हैं, आप बहुत सामाजिक हैं, सामाजिक कार्य भी आप बहुत करते हैं, CSR एक्टिव में प्रोग्राम्स में भी आपको बहुत एक्टिव देखने को मिलता है। रेखा इनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी आप बहुत सारे कुछ चीज़ें करते रहते हैं। तो कैसे वक्त निकाल पाते हैं सामाजिक कामों के लिए भी, और क्या क्या किस तरीके से आप काम कर रहे हैं सोशल वर्क? देखिए, प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी जो है वो सोशल वर्कर ही होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि वैसे व्यक्ति, वैसे छात्र जिनका सोशल ओरिएंटेशन है ना, जिनका समाज के प्रति लगाव है, वही कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज के ज़माने का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आप प्रो पीपुल है। आप जो है वो लोगों को मदद करना है, आप तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड, विकास जनित जो है वो प्रशासन है ना। अब वो रूल नहीं करना है बल्कि लोगों को सहयोग करना है, लोगों को सहायता करना है। तो चूँकि मेरा रुझान हमेशा से समाज के प्रति रहा और समाज सेवा के प्रति मेरा रुझान रहा, तो जहाँ चाह वहाँ रहा। अभी भी समय मिल जाता है, जैसे रविवार का दिन है या शनिवार को ऑफिस बंद रहता है या कोई अन्य छुट्टी का दिन है, तो उस दिन हम कुछ समाज सेवा के कार्य को करते हैं। बहुत सारे हम लोग कोविड के दौरान भी बहुत से सामाजिक संस्था को मैंने मदद किया, उनके फूड पैकेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में या वैक्सीनेशन में लोगों को मोटिवेट करना, हेल्थ कैंप पे ऑर्गेनाइज कराना। ये समय मिल जाता है छुट्टी के दिन में, कुछ समय अपना निकाल करके समाज सेवा के काम में लगे रहने की कोशिश करता हूँ और शायद इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आपके शौक के बारे में बात कर रहे, शायरी या कुछ और लिखना पढ़ना, क्या आपको खाली वक्त जब मिलता है आपको जो बेहतर लगता है, क्या करना पसंद करते हैं आप? मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और ऑफ कोर्स शेर व शायरी में, शेर व शायरी तो करता नहीं हूँ लेकिन सुनता ज़रूर हूँ। अच्छा, मतलब गज़ल सुनता जी, हूँ। मन को बहलाने के लिए जब हाँ, आप चूंकि काम में लगे रहते होते हैं तो मन को बहलाने के लिए कुछ जी, तो गज़ल सुनता हूँ जी। या समय मिलता है तो कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। मुशायरा में समय मिलने पर जाता हूँ। पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी से जुड़ा हूँ। एकेडमी के चूँकि मेरा इंक्लिनेशन रहा है तो खाली वक्त में मैं पढ़ने लिखने का काम करता हूँ या फिर कुछ मैं प्रशिक्षण भी देता हूँ। जुड़े हुए हैं विपार्ट से भी, तो इसके विषय में जानना चाहूँगी यहाँ पे किस तरीके से आप अपनी सेवा दे रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस आपके हैं? देखिए, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट में मैं रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया हूँ और समय मिलने पर मैं वहाँ पर एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ, है ना। वहाँ बिहार सरकार के विभिन्न संवर्ग के पदाधिकारियों की प्रशिक्षण होती है, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की और अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों की प्रशिक्षण होती है। तो वहाँ पर वो प्रशिक्षक के रूप में मैं अपना समय समय पर सेवा देता हूँ। उसके अलावा DNS कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ भी कोऑपरेटिव सर्विस के अफसर की प्रशिक्षण होती है। तो वहाँ भी बिहार सरकार के सर्विस जो रूल्स हैं, लॉज हैं, है ना, वो देता हूँ। फिर बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी को भी मैं आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देता हूँ। इसलिए समय समय पर, चूँकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, इसलिए मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ट्रेनिंग में मेरा एक्सपोज़र है और मैं समय निकलने पर मैं वहाँ पर अपना योगदान देता हूँ। ऑफिसर्स को मैं एज ए प्रशिक्षक के रूप में ट्रेनिंग देता हूँ। जी, मतलब कंटिन्यूसली ये करते हैं आप? हाँ, जब भी मौका मिलता है, जब मौका मिलता है, जब आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर तो तो उनको हमको कॉल आता है तो मैं जाता हूँ। जाते हैं आप। जी। जैसे हमने शुरू में बीच में कहा था कि आपके पर्सनल लाइफ पे कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, लेकिन आपने कहा कि जो गज़ल सुनना आपको पसंद है, शेर व शायरी करना, किसी शायर की शायरी जो आपको बेहद अच्छी लगती हो, जो हमारे दर्शकों के लिए आप? जी हाँ, सही कहा आपने कि जब समय मिलता है तो मैं कुछ चुनिंदा शायर की शायरी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, है ना। गज़ल भी मैं जगजीत सिंह, चित्रा सिंह
और गुलाम अली की गज़ल में का मैं शौकीन हूँ। और शायर में जहाँ तक शेर की बात है तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, अल्लामा जमील मजहरी का शेर है ना। वो बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं अल्लामा जमील मजहरी, इसी अज़ीमाबाद पटना के अज़ीमाबाद के शायर, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ा नाम है जमील मजहरी का। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है जो बड़ा साइकोलॉजिकल शेर है, मनोवैज्ञानिक शेर है, और मुझे बहुत ये शेर पसंद है। बक़द्रे पैमाने तख़य्युल, बक़द्रे पैमाने तख़य्युल, सुरूर हर दिल में है खुदी का। जी। बक़द्रे पैमाने तख़य्युल, सुरूर हर दिल में है खुदी का। और अगर ना हो ये फ़रेब पहम, अगर ना हो ये फ़रेब पहम, तो दम निकल जाए आदमी का। तो इसमें है कि बक़द्रे पैमाने तख़य्युल, हर आदमी अपने अपने उसका जो सोचने का जो सोच की उड़ान है उसके अनुसार हर आदमी का अपना स्केल है, पैमाना है, उसके नज़रिया उसके अनुसार वो उड़ता है, उसका अपना सोच है। तो बक़द्रे पैमाने तख़य्युल, सुरूर हर दिल में खुदी का सुरूर है, आई माई सेल्फ, इसका कंसेप्ट है। तो आदमी में ये कंसेप्ट हर आदमी में है। अगर माई कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आदमी की पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, आदमी बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन आदमी नहीं टूटता है, बचा रहता है, क्योंकि उसको खुदी का सेल्फ का कंसेप्ट है। अब अगर ना हो ये फ़रेब पहम, गर्चे ये फ़रेब पहम का मतलब सीडो कंसेप्ट है कि मैं हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी कुछ हैसियत रखता हूँ, तो ये तो रियलिटी में नहीं है, सीडो कंसेप्ट है। लेकिन अगर ना हो तो दम निकल जाए आदमी का, तब तो आदमी मर जाएगा। तो छोटा आदमी है, गरीब आदमी है जो संघर्ष कर रहा है, उसमें भी खुदी है। अगर खुदी ना हो तो वो अपने से ज़्यादा डेवलप्ड आदमी को देख के वो तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा कि मेरा क्या होगा। जी, बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी ने कहा है ना रेखा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा। अल्लामा इकबाल का शेर। जी, अल्लामा इकबाल का शेर है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम बिहार बयान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने देखा आज प्रोग्राम, और दूरदर्शन का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि बहुत सुंदर महफिल आप लोगों ने सजाया और मुझे अवसर दिया यहाँ आने का, अपनी बात को रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कि विशेष बातचीत हमारे मेहमान से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख दीजिए। नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।